नमस्ते बच्चों। आज जो है हम परिसर पढ़ेंगे। तो परिसर में हम पढ़ रहे हैं जो है ज्ञानेंद्रियाँ। तो ज्ञानेंद्रियाँ में आपको पिछले हमने 2 वीडियो जो पढ़ाया है हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम फिर ज्ञानेंद्रियों के बारे में बता देते कि हमारे जो बाह्य अवयव हैं उसमें क्या ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो ज्ञान देने वाले इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। तो हमको ज्ञान किससे मिलता है? आँख से, नाक से, कान से, जीभ से और त्वचा से। त्वचा यानी चमड़ी से। तो हमने उस दिन बताया था कि आँख से हमको जो है देखने की जानकारी किसी भी चीज़ की मिलती है। कोई चीज़ किस रंग की है, उसका आकार क्या है, वह हमसे कितनी दूरी पर है, ये सब जानकारी मिलती है। और बिना देख के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आँख नहीं है तो हम कर नहीं सकते। कान से हमें सुनने की जानकारी मिलती है कि आवाज़ किस दिशा से आ रही है, वह आवाज़ आने वाली दिशा जो है, आवाज़ करने वाला व्यक्ति या चीज़ हमसे नज़दीक है या दूर है। आवाज़ जो है मन को अच्छे लगने वाली मधुर है या कठोर है, कर्कश है, ये पता चलता है। नाक से जो है हमको सुगंध की जानकारी मिलती है, जो है आपके अगल बगल से जिस भी किसी भी प्रकार की गंध आ रही है वह अच्छी है, यानी सुगंध है। जैसे फूल की खुशबू की गंध आती है तो अच्छी लगती है, सुगंध है। या वह दुर्गंध है, जब आप किसी गटर के पास से गुजरते हैं या कहीं कचड़े का डिब्बा है वहाँ रखा है या और भी किसी गंदी चीज़ों के पास से आप गुजरते हैं तो वहाँ एक तरह से बहुत ख़राब लगने वाली गंध आती है और आप क्या करते हैं, नाक को बंद करते हैं, तो उसे हम दुर्गंध कहते हैं। तो यह नाक जो है हमको गंध की जानकारी देती है और गंध से हम अनुमान लगा सकते हैं यह चीज़ ठीक है या ठीक नहीं है। इसके अलावा जो जीभ है उससे भी आपको जानकारी मिलती है। जीभ से आपको अधिकतर जो होता है स्वाद की जानकारी मिलती है। तो हमने बताया कि स्वाद के लिए जीभ में जो होता है, जीभ के ऊपरी भाग पर ऊपर दिखते हैं, आप दर्पण में देखेंगे जीभ को थोड़ा बाहर निकाल के तो छोटे छोटे दाने दिखते हैं, उसको हम स्वाद कलिका बोलते हैं। और इस स्वाद कलिका ही जो होता है हमको स्वाद की जानकारी देते हैं कि कोई भी चीज़ खट्टी है या मीठी है, कड़वी है या नमकीन है। ये चार की जानकारी, स्वाद 4 प्रकार के ही होते हैं, इनकी हमको जानकारी मिलती है। और मिर्ची का जो हम खाते हैं हमको तीखी लगती है, तो तीखी है मिर्ची जो है आपकी जीभ को जलाती है और जलने पर आपको बुझाने का काम आग करता है। तो आप पानी पीते हैं तो आपको कुछ भी खाते हैं मिर्ची मुंह में चली जाती है तो जलन होती है, उसको थोड़ा ठंडा कर रखता है। तो इस तरह से तीखा जो है मिर्ची का जो खाना जो आपको तीखा लगता है, तो तीखा जो है वो स्वाद नहीं है। स्वाद सिर्फ 4 ही प्रकार के होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। एक कसैला भी बोलते हैं, तो कसैला भी जो होता है वह कड़वा ही होता है। इसके बाद जो होता है हमारा जो 5वां ज्ञानेंद्रिय है वो है त्वचा। त्वचा यानी चमड़ी। तो शरीर पूरा जो होता है अपना जो है चमड़ी से ढका हुआ होता है। तो इस चमड़ी से हमको ज़्यादातर जिस चीज़ की जानकारी मिलती है वह यह मिलती है कि जो भी चीज़ है वह ठंड है या गर्म है। गर्मी के महीने में बिना चप्पल के आप बाहर निकलिए, आपके पैर जलने लगते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि धरती तो बहुत गर्म है। और आजकल ठंडी पड़ रही है। कहीं भी आप बाहर निकलिए और या किसी चीज़ को वैसे ही छूइए, नीचे फर्श देखिए, पैर रखेंगे तो आपको साफ पता चलता है बहुत ठंड लग रही है, तो वो ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब
कि त्वचा जो होता है वो हमको ठंड और गर्म की जानकारी देती है। और कभी दूध गर्म है, पानी गर्म है, यानी हम उंगली से भी टच करके देखते हैं तो ये हमें ठंडा और गर्म की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा हमको त्वचा से किसी भी चीज़ के नुकीले होने या कम नुकीला होना, चौड़ा होने की भी जानकारी मिलती है। जैसे मैंने पेन बताया था, पेंसिल बताया था, कपड़े सीने वाली जो सुई होती है उससे भी पता चलता है नुकीली है या नहीं है। कभी कभी टाँचड़ी लीजिए और 4-5 पेपर लीजिए, उसमें घुसोने को प्रयास कीजिए तो घुसता नहीं है, तो आप साफ साफ पता चलेगा। उसकी नोक पर चूके तो आपको पता चलेगा उसकी नोक टूटी हुई है, तो वो भी पता चलता है ऐसा है। और किसी चाकू के धारदार होने का पता चलता है कि चाकू धारदार है या भोथरी है, नहीं है, ये भी है। इसके अलावा भी त्वचा से हम छू करके किसी चीज़ को बता सकते हैं कि चिकना है या खुरदुरा है। जैसे आप क्या करते हैं, टमाटर है, उसका सतह देखिए बिल्कुल चिकना रहता है। थाली देखिए, उसकी सतह बिल्कुल चिकनी रहती है। और जबकि आप इसके विपरीत कोई चीज़, आप पत्थर लीजिए, मिट्टी लीजिए, तो उनके सतह जो होते हैं खुरदुरे होते हैं। या आपकी कंघी होती है, कंघी लीजिए तो कंघी में जो दांते निकले होते हैं वो भी देखिए खुरदुरे होते हैं। तो यानी चिकना होना या खुरदुरा होना। या दीवारें देखिए, दीवारें भी खुरदुरी होती है, इसकी भी हमको जानकारी मिलती है चिकना होने की या खुरदुरा होने की। ये हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पाँचों की हमको जानकारी देते हैं। अब बात आती है कि इनकी समन्वय, एक नया शब्द अब आगे है, समन्वय। तो समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है मिलजुल करके काम करना, बराबर। तो जब भी कुछ काम करते हैं तो हमारे जो अवयव हैं उसमें, चाहे वह ज्ञानेंद्रिय हो या ना हो, जैसे अभी पैर है तो पैर तो ज्ञानेंद्रिय में नहीं आता। आँख, नाक, कान, जीभ जो होता है वह बाह्य अवयव भी हैं, उनके अपने कुछ काम भी हैं और ज्ञानेंद्रिय भी है। त्वचा जो है वो कोई अवयव नहीं है, वो सिर्फ शरीर को ढकने के लिए ऊपर का हमारा स्किन है, चमड़ी है, इसका अलग से कुछ काम नहीं है, वो सबके ऊपर ही होता है। लेकिन अभी जैसे हाथ है, हाथ तो ज्ञानेंद्रिय नहीं है लेकिन काम तो करता है। पैर है, पैर जो है ज्ञानेंद्रिय नहीं है लेकिन पैर भी काम करता है। तो फिर समन्वय क्या है? समन्वय से मतलब होता है कि किसी चीज़ों को मिलकर के काम करना, बराबर। और यदि ये चीज़ें मिलकर के काम नहीं करती हैं तो हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारा काम नहीं होगा, हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अभी मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, तो अभी आप बताइए कि साइकिल चलाने में कितने अंगों का ज़रूरत पड़ती है, कितने अंग काम करते हैं। तो साइकिल जब भी आप चलाते हैं तो उसमें आपको पैर की ज़रूरत होती है। आप साइकिल को चलाने के लिए पैर का उपयोग करते हैं, और पैर का उपयोग सिर्फ साइकिल चलाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि जब कोई आगे जा रहा हो आपको, या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसके आगे साइकिल आप नहीं चला सकते, इतनी ज़्यादा सड़क पर भीड़ हो, आपको रुकने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप जो होते हैं साइकिल के पैडल को मारना बंद करते हैं और आप साइकिल के सहारे थोड़ा और आप खड़े हो जाते हैं पैर के सहारे। तो पैर जो होता है वह क्या करता है, आपको साइकिल चलाने में मदद करता है, पैडल भी मारता है, और साथ में आगे नहीं बढ़ सकते तो खड़े होने के लिए आप अपनी सीट से नीचे उतर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं पैर के सहारे। समझ आया? इसके अलावा साइकिल चलाने में और कौन सा अंग आपका काम करता है? साइकिल चलाने में और जो होता है आपका हाथ काम करता है। हाथ क्या करता है? हाथ जो होता है हैंडल को पकड़े रखता है, और हैंडल को पकड़ने के साथ साथ आप जब कभी बाएं मुड़ना हो या दाएं मुड़ना हो तो हाथ का सहारा ही होता है। हाथ आपको क्या करता है? हाथ
बाएं मुड़ना है तो हैंडल को बाएं तरफ घुमाता है, दाहिने मुड़ना है तो दाहिने तरफ घुमाता है। या कोई आगे अचानक पड़ गया है ना, आपको आगे रास्ता ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आगे कोई जा रहा है और आपको साइकिल है, आपको आगे निकलना ही निकलना है, तो आप उसको निकलने के लिए आप क्या करते हैं, सूचना देते हैं। तो सूचना क्या देते हैं, आप अपनी घंटी बजाते हैं ताकि भाई हट जाओ, हम आ रहे हैं, साइड हो जाओ। तो आप घंटी बजाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आप घंटी बजाने के लिए हाथ के अंगूठे का उपयोग करते हैं। अंगूठा आप घंटी बजाते हैं तो अंगूठा भी काम करता है। और ये फिर भी अंगूठा से आप घंटी बजाए और फिर भी सामने वाला व्यक्ति नहीं हटा, तो आप क्या करते हैं, साइकिल में ब्रेक मारते हैं। और ब्रेक मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्रेक मारने के लिए आपको हाथ की उंगलियों का, वहाँ अंगूठा काम नहीं करता, आपकी चारों उंगलियां मिल करके काम करती हैं। आप ब्रेक मारते हैं, आप फिर खड़े होते हैं, और जब खड़े होते हैं तो आप चलने की पोजीशन में नहीं होते, आप पैर से खड़े होते हैं। ये हुआ। लेकिन साइकिल चलाते समय कोई आगे जा रहा है और हट जाए, रास्ता दे दे आपको, ये किसने बताया, ये आपकी आंखों ने बताया। यानी यहाँ आंखों का भी काम है साइकिल चलाते समय। और कभी कभी जब भी आप अभी बता रहे हैं किसी भी चीज़ के आगे निकलना है, तो जाहिर सी बात है आगे वाले को घंटी बजा के या हॉर्न बजा के आप सूचित करते, भाई साइड हो, हमें आगे निकलना है। हाँ, लेकिन ऐसा आप भी कभी पैदल चलते होंगे या आप खुद साइकिल पे हैं और आपसे भी तेज़ी से चलने वाली गाड़ी, पीछे से कोई मोटरसाइकिल आ रही हो या दूसरी भी ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, और भी दूसरी गाड़ी हो, तो चाहती है कि आप एकदम बीचों बीच सड़क पर चल रहे हैं तो चाहेगा कि आप ज़रा किनारे हो जाए तो आगे निकल जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है। और वो हॉर्न है, पीछे कोई गाड़ी आ रही है या हॉर्न बजाए या ना बजाए, हो सकता है आप उसकी गाड़ी की आवाज़ को ही आपने सुन रखा हो, सुन रहे हो तो आपको साइड होना है, या गाड़ी की आवाज़ दे तो आपको सुना करना है। तो आपको किससे पता चला कि पीछे गाड़ी आ रही, क्योंकि आप तो आगे देख रहे हैं, है ना। और इसलिए क्या होता है, आपका कान वहाँ काम करता है ना, कान भी आपका उसी साथ में काम करता है। तो आप कान से आवाज़ सुनते हैं तो आप जो होता है जगह देते हैं। तो इस ढंग से साइकिल चलाने के लिए कितने अंग आपके सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, जानकारी। तो साइकिल चलाने में कौन कौन से आपकी मदद कर रहा है आगे जाने के लिए, आपका पैर, हाथ, आँख, कान, हाथ के अंगूठे, हाथ की उंगलियां, ये सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तब आप आगे जा पा रहे हैं। और किसी भी काम को करने के लिए इस तरह से मिलजुल करके काम करने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं। अब ये समन्वय कराने का काम कौन करता है, बातें भी है, समन्वय कराने का काम कौन करता है, कैसे आपको पता चलता है, आँख देख रही, लेकिन आँख देखने के बाद ब्रेक लगाना, घंटी बजाना, ये कैसे हो सकता है, आँख तो नहीं कहती, आँख तो सिर्फ देखने का काम करती है। तो हमारा जो मस्तिष्क है, ये जो होता है सोचने का, ये पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल्ड करता है। जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो जैसे ही हमको दिखता है कि सामने कोई व्यक्ति है और वो हमारे रास्ते में आ रहा है, ये जो हटेगा नहीं तो हम उससे लड़ सकते हैं ना, ये सूचना आँख देखती है। और ये आँख किसको, आँख जो होती है एक संकेत होता है, आँख तुरंत दिमाग पे एक बात जाता है कि भाई आगे वाला व्यक्ति यदि नहीं हटेगा तो साइकिल उसे टकरा सकती है और हम भी गिर सकते हैं, उसको भी चोट लग सकती है। इसके लिए आँख देखी हुई कार्य को क्या करते, दिमाग को बताते, दिमाग क्या करेगा, तुरंत हाथ को एक्टिव करेगा, भाई उसको क्या करो, घंटी बजाओ साइकिल की। और यदि इसके बावजूद भी घंटी नहीं देने के बाद हटा तो तुरंत आपको सिग्नल दिमाग क्या करता है, अंगुलियों को भी देता है, पैर को देता है, यानी क्योंकि आगे साइकिल जा नहीं सकती, इसलिए साइकिल चलाने का कोई मतलब नहीं, आपका साइकिल चलाना रुक जाता है, जो आपका पैर पैडल पे चल रहा है वो बंद हो जाता है और आप क्या करते हैं, साइकिल पर ब्रेक मारते हैं, है ना। इसके बाद तुरंत फिर सिग्नल होता है
पैर पे भाई खड़े हो जाओ, क्योंकि साइकिल पर आप बैठ करके साइकिल नहीं खड़ी रह सकती, आप गिर जाएंगे तुरंत, पैर के सहारे आप खड़े हो जाते हैं। तो ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। और ये आपको दिखता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके घंटी देने से हट गया है, तो आप निश्चित रूप से आगे जा सकते हैं, साइकिल जारी रखिए। और ठीक यही बात होती है कि जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपके पीछे वाला जब मोटरसाइकिल है, टैक्सी है, ऑटो रिक्शा है, बस है, हॉर्न देता है, तो भी वहाँ भी एक कान ही आपको सुन करके सिग्नल दिमाग को देता है। दिमाग क्या करता है? बताता है भाई आप एक तरफ हो जाइए, हैंडल को मोड़िए, एक तरफ हो जाइए, और पीछे से तेज़ गाड़ी जा रही है उसको जाने दीजिए, नहीं तो उसको आपको धक्का लग सकता है या उसको खड़ी करना पड़ सकता है। तो ये सब काम समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। इस तरीके से हम रोज़ जो है बहुत सारे काम करते हैं, और इस सब कामों में समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? आपने कभी अपने घर पे अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखा होगा, सब्जी बनाते हुए देखा होगा, तो आपकी माँ क्या करती है सब्जी बनाते समय? कभी देखिए ना ध्यान में, तो आज देखिए, जब भी आपकी माँ सब्जी बनाती है तो क्या करती है? एक हाथ से वो क्या करती है? सड़सी से कढ़ाई को पकड़ती है, दूसरे हाथ में से क्या करती है कि वह सब्जी बनाने के लिए जो भी सब्जी की सामग्री होती है, उसमें तेल है, मसाले हैं, सब्जी है, वो उसमें डालती है, और ये क्या करती है? कौछिल लेती है और कौछिल से उसमें चीज़ों को मिक्सअप करती है ना। तो दूसरे से क्या करती है? सड़सी से कढ़ाई को कस के पकड़ती है और दूसरे से उसको मिक्सअप करती है, यानी दोनों हाथ काम करते हैं। और साथ में नाक भी वहाँ काम करता रहता है। नाक दिखता नहीं, नाक सुगंध बताता है, और आंखें भी बताती हैं। सुगंध जब उसका चेंज हो जाता है तो उनसे पता चलता है कि हमको किस अवस्था तक इसको जो है हिलाना डुलाना है, तो उससे फिर आप अगली क्रिया की ओर बढ़ जाते हैं। और आँख भी आपको देखती रहती है कि यह सब्जी जो है वह कच्ची न रह जाए, या जो है वह ज़्यादा जल न जाए, है ना। और पैर से खड़े हैं वहाँ पे एक स्थान पे, हाथ आपका काम कर रहा है, आँख काम कर रही है, जो है नाक भी काम कर रहा है, दोनों हाथ अलग अलग काम कर रहे हैं, एक पकड़ने का, एक उसको हिलाने डुलाने का काम कर रहा है। तो ये सब भी काम क्या है? एक तरह से काम करने का समन्वय है, बड़ा। और इस सब स्थापित करने का कौन काम करता है? मस्तिष्क करता है। और ये जैसा नहीं करेगा तो भी दुर्घटना हो सकती है, बराबर। अभी आपको एक ऊंची पटरी है, बहुत ऊंची पटरी पर कोई सामान रखा हुआ है, और उस सामान को आपको क्या करना है? उतारना है। तो उस सामान को उतारने के लिए आप क्या करेंगे? आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो क्या करेंगे आप? तो जहाँ पर सामान आपको उतारना है उस सामान के नीचे क्या करेंगे? आप स्टूल रखेंगे, और पूरा आप स्टूल पर आप चढ़ेंगे, और हो सकता है तब भी थोड़ा सामान में पहुँचने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो आप क्या होंगे? उस पर एड़ी पंजों के बल आप खड़े होंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उस सामान को ऊपर से अपना हाथ पहुँचा करके क्या करेंगे? उसको उतारेंगे नीचे। तो ऐसा करने में भी आपको किन किन अवयवों का सहयोग लगता है? तो जाहिर आप पैर हैं, आप पैर तक वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ नहीं पहुँच रहे तो आप पंजे के बल खड़े हो रहे हैं, आपका पैर सहयोग कर रहा है। वह इतना ऊंचा है कि आप उसके बराबर नहीं, तो आप हाथ ऊपर करते हैं, तो हाथ ऊपर भी करते हैं, फिर हाथ ऊपर करने के बाद आपकी उंगलियां उस चीज़ को पकड़ने के लिए काम करते हैं। और यह सब आप कैसे कर रहे हैं? आँख से देख करके, क्योंकि आँख से देख रहे हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच रहे। तो कहने मतलब आँख भी उपयोगी है। जहाँ आपको किसी भी ऊंचे स्थान से सामान को उतारने के लिए आप जिन अंगों का उपयोग कर रहे हैं वो है आपका हाथ, हाथ की उंगलियाँ, पैर और आँख, बराबर। और इन सब में समन्वय स्थापित करने का काम कर रहा है आपका मस्तिष्क, बराबर। इसी ढंग से आप खेल खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ भी जो होता है शरीर के इन्हीं अंगों का उपयोग करना पड़ता है। आप नोटबुक में लिख रहे हैं, उस समय आपकी उंगलियां काम करती हैं। आपकी नोटबुक भर गई है, उसके पन्ने पलटने हैं, तो ये आँख बताता है कि आगे भर गया है, आपको जो है पलटना है। आप कक्षा में जब पढ़ते हैं, है ना, आपका शिक्षक, आपकी शिक्षिका कुछ बोलती है और आपको लिखना है, तो वहाँ कौन कौन सा अवयव काम कर? शिक्षक क्या बोल रहा है वो आप कान से सुनते हैं,
और आपकी उंगलियां भी चलती रहती है, लिखते रहते हैं, और आपकी आँख भी नोटबुक पर देख रहे हो आप सही लाइन में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, तो वहाँ आपका आँख काम करती है, कान काम करता है, और आपकी उंगलियां भी काम करती हैं। तो इस ढंग से हुआ ये समन्वय। अब ये सब जब आपको इन कामों को करने के लिए इन सारे अंगों की कभी न कभी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन मान लीजिए इन सब अंगों को काम करने के लिए जब इन अंगों की समन्वय पड़ता है और आपका इसमें से कोई भी अंग काम ना कर रहा हो, यदि आप आँखों से देख नहीं पा रहे हो, कानों से सुन नहीं पा रहे हो, ज़्यादातर यही दिक्कत आती है, आँख से न देखना, कान से न सुनना, और यदि आप सुन नहीं रहे हैं तो आप कभी बोल भी नहीं पाते, जिसे हम गूंगा बोलते हैं। ये दिक्कतें होती हैं। कभी कभी किन्हीं दिक्कतों के कारण से हो, आप कभी देखे होंगे कुछ लोगों के हाथ कट गए हैं, किसी दुर्घटना से उंगलियां कट गई हैं या हाथ कट गए हैं, या कभी कभी उनके पास पैर नहीं होते, पैर कट गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं विकार, शरीर के विकार यानी कमियां। तो आखिर जब ये शरीर में कमी हो गई है, हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, या हमारे पास हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, या पैर नहीं है, तो क्या करते थे? इन्हीं को हम विकार बोलेंगे। इन विकारों पर हम विजय कैसे पाएँ? ये किसी कारणवश यदि नुकसान हो गया है तो कैसे पाएँ? तो आपने अपने घर पे देखा होगा, बड़े लोग तो बड़े लोग हैं, एक समय के साथ ये दिक्कत आती है, लेकिन कभी कभी आप अपनी क्लास में बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वे आँखों से, आँख तो है लेकिन वो बराबर आँखों से देख नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए आपने देखा होगा जो बराबर देख नहीं पाते हैं पूरी तरह से, उनके लिए क्या हुआ है, ये इस चीज़ का उपयोग करते हैं जिसे हम चश्मा बोलते हैं। तो उनके चश्मा लगाने से क्या होता है, जो आँख से कम दिखने की स्थिति है वह क्या होता है, वो बराबर हो जाती है और उनको जो काम करना है वो कर पाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये आँख के जो चश्मे होते हैं उसको भी कभी ध्यान दिया होगा तो थोड़े कांच आपको देखने में साफ साफ पता चलता है। जिसकी आँख की क्षमता देखने की जितनी कम होती है, उस चश्मे के जो कांच होते हैं उतना उसमें कम ज़्यादा होते हैं, बराबर। तो इस ढंग से हमारे आँख में कोई कमी है तो चश्मे के द्वारा हम उस पर विजय पाते हैं और हम काम करते हैं, बराबर। आप बच्चों को भी देखा होगा, छोटे बच्चे भी लगाते हैं, उसकी वजह वही है, वे बेचारे साफ साफ नहीं देख पा रहे। लेकिन इसके बावजूद, चश्मा लगाने के बावजूद भी यदि वो नहीं देख पा रहे हैं, तब वो साफ साफ क्या हो पा रहा है, उनकी आँख पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है। और ऐसे लोग जो होते हैं अंधे होते हैं, और उन लोगों का, अंधे लोगों के लिए देखा होगा कि ये क्या होता है, छड़ी लिए रहते हैं, और वह छड़ी अंधों की निशानी होती है, सफ़ेद और लाल होती है, और उनमें पढ़ने लिखने के लिए वो फिर आपकी तरह नहीं पढ़ सकते हैं। उनके लिए जो किताबें होती है वो ब्रेल लिपि होती है। आप लोगों की जो लिपि है, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो रोमन लिपि, और हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी मराठी तो देवनागरी लिपि, वो एक अलग तरह से होती है। उसको, उस ब्रेल लिपि को आपको छू छू करके पढ़ना पड़ता है, टच करके, उससे आपको अक्षरों का ज्ञान होता है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब सी बात है कि आपके पास आँख नहीं है, आँख से आप देख नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हर चीज़ को आप छू करके, और जो आपके अंग है थोड़ा बहुत आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से यदि आपको दिखना नहीं है तो पूरी तरह से वो आपको मदद नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले बोला कि आँख आपके पास नहीं है तो आप किसी चीज़ के आकार, रंग नहीं बता सकते, जाहिर सी बात है, उसकी साइज़ देख नहीं बता सकते, आपको छूना पड़ेगा। इसके अलावा आप सड़क पार कर रहे हैं तो आप सड़क पार नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे का सड़क, क्योंकि सड़क पर गाड़ी मोटर बहुत तेज़ आती है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सड़क पर आने वाली गाड़ी कितनी दूर है, आप पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए किसी दूसरे की मदद लेना पड़ती है। और आपके पास, आपको हो सकता है कि जो है साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, ऑटो रिक्शा चलाना आता हो, लेकिन किसी तरह से आपकी आँख की रोशनी चली गई है, तब आप ये सब जब आप खुद ही नहीं चल सकते तो जाहिर सी बात है आप साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, बस कदापि आप उसको चला नहीं सकते हैं। क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात वही है कि आप जब आगे देखते ही नहीं हैं तो आप गाड़ी मोटर को चलाएंगे कैसे।
तो निश्चित रूप से आँख की ये जो कमी है उसे पूरी की जा सकती नहीं है। इसीलिए आँख की सुरक्षा का भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो इस ढंग से हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। यदि कोई सड़क पार कर रहा है तो हमको जाहिर सी बात है कि हमको क्या करना है, उसे पार करा देना है, क्योंकि वो बेचारा देख नहीं पा रहा है और अब खुद से पार करने की कोशिश करेगा तो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ये तो हुआ आँखों का विकार, यानी आँखों में कमी है तो ये बात आती है। अब बात करते हैं कानों के विकार की। कानों में यदि कोई कमी है तो क्या होता है? तो कानों का पहला ही काम है कि मना सुनना, बराबर। और यदि आपका कान काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? तो अब ये बात है कि यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ही बता सकता है कि कानों में क्या परेशानी है, बराबर। कभी कभी हल्की फुल्की परेशानी होती तो दवा दे करके डॉक्टर कान को सही कर देते हैं। और ये ऐसा नहीं होता है तो कभी कभी हो सकता है कि वो डॉक्टर ही पहले बोला डॉक्टर जानते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, कान का ऑपरेशन करते हैं कि कान के पीछे के भाग को इधर कट करते हैं और फिर जो भी हो संभव होगा वो डॉक्टर ही बता सकता है। उस थोड़े से क्या होता है, ऑपरेशन की वजह से क्या होता है, उसका इलाज हो जाता है और वो बेचारा एक सामान्य हमारी आपकी तरह क्या होता है, वो सुनने लगता है, बराबर। तो उसको शल्यक्रिया बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं चिकित्सा की पद्धति में। तो तभी भी हो जाता है, समझ आया। और कभी कभी यदि एक शल्यक्रिया की भी ज़रूरत हो सकता है, ना पड़े। और एक आपने कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा, कान पे एक छोटी सी मशीन आती है, ऐसा कान के ऊपर से ऐसा कान में जुड़ा हुआ कान में लगा रखता है, तो वो भी क्या करता है, आपको सुनने में मदद करता है, समझ आया। और एक क्या होते हैं कि इन तरीक़ों से यदि आपके कान में थोड़ी बहुत परेशानी है तो ये स्थिति को दूर किया जा सकता है। तो कैसे कैसे दूर किया जा सकता है? पहली बात तो कान डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या है, उसको चेक करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत है तो दवा वगैरह दे करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कान की ऑपरेशन करके शल्यक्रिया करके उसे ठीक किया जा सकता है। हो सकता है दोनों स्थिति नहीं सुधर सक रहा हो, और या हो सकता है इसकी स्थिति ही नहीं आए तो जो मैंने बोला कि मशीन देते हैं, वो कानों में मशीन लगा करके सही हो गया, अच्छी बात। लेकिन ये किन्हीं भी कारणों से जो है यदि कान की इस स्थिति को ठीक नहीं किया जा सकेगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात आप बहरे हो गए। जो सुन नहीं पाता उसको हम बहरे बोलते हैं। तो उनके लिए फिर दिक्कत तो होनी है, वो हर आवाज़ को सुन नहीं सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। और जब वो आवाज़ को सुन ही नहीं सकते तो फिर वो जवाब क्या देंगे? हम या आप कोई भी कुछ भी उनसे बात करें, कुछ भी पूछे, आप उनसे क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, है ना, वो कुछ सुन ही नहीं रहे तो फिर जाहिर सी बात है कोई जवाब दे सकते नहीं है। और ऐसे लोगों से जो बात किया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो संकेतों की भाषा में सिखाया जाता है। संकेत की भाषा होती है, अभी चौथी में आपको उसको मिलेगा। तो संकेत की विषय में जैसे ऐसा कुछ बोलेंगे तो या कुछ चीज़ें आप ऐसा करते हैं, ये क्या है, एक तरह इशारा है, आप दिखाते हैं ऑल द बेस्ट, है ना। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ना मना, किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, है ना। आप इशारे में कोई कुछ पूछा कि मतलब कुछ चाहिए तो आप किसी से बोलते हैं चार, तो देख के समझ 4 है, 2 है, 3 है। इशारे में भी आपको प्यास लगी तो आप ऐसा करते हैं, यानी प्यास लगी है, खाना खाना है, ऐसा आप कर सकते हैं, है ना। और भी दूसरे तरह से आपको इशारा करते हैं कि आप जैसे ठंड लग रही है बहुत, क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, यानी आप ये इशारा गर्मी लगने की आप इशारा बताते हैं, तो ऐसा भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो होता है कान के विकार को इस तरीके से विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से वो भी नहीं। तो आँख हो गया, कान, नाक के साथ ऐसी कोई समस्या फिलहाल आई नहीं है कि आपका नाक और जीभ के साथ ही दोनों का चलता रहता है, लेकिन इसके अलावा आपको और समस्याएं हो सकती हैं। मैंने समझ में पहले बोला कि आँख, नाक, कान के अलावा भी है, जैसे आपका पैर है। आपने बहुत सारे लोगों का आप अगल बगल देखा कोई पैर नहीं है। अब वो चाहे पैर दो तरीके, या तो कोई दुर्घटना हो गई हो, उस दुर्घटना में उसका पैर बेचारे काटना पड़ गया हो, या कभी कभी होता है कि पोलियो मार देता है। आप लोग देखा होगा छोटे बच्चों को
जो है पोलियो पिलाया जाता है। पोलियो एक बीमारी है, उसका टीका दिया जाता है। तो कभी कभी देखे होंगे आप। तो शुरू में पोलियो का जब टीका नहीं था तो ऐसा हो जाता था कि हाथ में बीमारी हो जाती थी या पैर में हो जाती थी। वो हाथ और पैर होता था लेकिन वो काम करना बंद हो जाता था। दूसरे अंग बड़े होते थे लेकिन वो पैर नहीं होता। अब जिसके पास पैर नहीं है तो आखिर उसके लिए क्या किया जाए। यदि एक पैर है एक पैर नहीं है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग एक लकड़ी का होता है, यहाँ कंधे पर लेकर कैसे उसको साइड में लगा करके चलते हैं। उसको हम बैसाखी बोलते हैं। तो उसकी वजह से चल फिर देते हैं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि बैसाखी लेकर कहाँ तक जा सकते हैं या कितनी दूर जा सकते हैं, या हो सकता है बैसाखी की नई स्थिति हो। तो कुछ लोगों को आपने कभी स्टेशनों वगैरह पर देखे कैसे लोग चलते हो, हाथ के बल बैठ करके वो चलते हैं। स्टेशन वगैरह पर आप गांव आते जाते समय देखा होगा भीख मांगते हैं वैसा करते है ना। इसके अलावा भी कभी कभी वो खुद चल सकें इसके लिए आप देखा होगा एक 3 पहिए की साइकिल आती है। और 3 पहिए की साइकिल पर क्या करते हैं वो लोग अपना कैसे भी करके बैठ लेते हैं या कोई उनको बैठा देता है। तो हाथों से क्या करते हैं उसमें पैडल लगा होता है साइकिल की तरह, वो उसे चलाते हैं और उसकी वजह से वो चल करके अपनी ज़रूरत के स्थान पर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। इस तरीके से उनके पैरों की कमियों को पूरा करते हैं। लेकिन वही बात है कि एक बार जो आपका है ये जो पैर चला गया है, कुछ ज़रूरतें आप ज़रूर पूरी कर सकते हैं लेकिन सब के सब ऐसा होता हो नहीं। वो आपके साथ खेलना चाहे, दौड़ना चाहे, लंगड़ी करना चाहे, कूदना चाहे तो ये सब संभव तो नहीं है। या किसी ऊंची स्थान पर रखा हुआ सामान उतार के देना चाहे तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास पैर नहीं है। और ये पैर है भी तो पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है, पोलियो के कारण नहीं कर रहा है या किसी दुर्घटना के चलते उसका पैर कट गया है तो भी ये स्थिति आ सकती है। बराबर। और आजकल एक और उपाय है पैरों के साथ कि आजकल नकली पैर आते हैं। और नकली पैर में ऐसा सिस्टम बना रहता है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैर नकली पैर मुड़ता भी है और उस ढंग से आपको चल सकता है। बराबर। तो उससे भी आप काम कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ये सब बातें है। वो नकली पैर आपकी चलने में मदद करता है। और वह नकली पैर इतना मदद करता है कि वो आप उस नकली पैर से क्या कर सकते हैं ये बात आप पे निर्भर करेगी, क्योंकि उस पैर के साथ आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। समझ आया कि नकली पैर से भी लोग दौड़ सकते हैं, है ना, नकली पैर से भी चल सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। तो इस ढंग से होता है। यदि आपका हाथ कट जाए तो हाथ कट जाए तो जाहिर सी बात है, या उंगलियां कट जाए तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे हाथ का प्लास्टिक होता है नकली का आपका, और नकली हाथ लगाए जाते हैं। आजकल नकली हाथ की भी अलग अलग विज्ञान ने ऐसी खोज किया कि काफ़ी हद तक काम कर देते हैं। लेकिन पूरी तरह से जितना आप खुद के हाथों से कर सकते हैं उतना नकली हाथ नहीं कर सकता। तो नकली हाथ भी एक तरह से प्लास्टिक का होता है, वो भी मशीनी उपकरण है। तो ये हाथ क्यों हो जाता है, वही पोलियो की वजह से या किसी दुर्घटना में आपके हाथ कट जाते हैं, आपने देखा होगा। तो अब हाथ आपको नहीं है तो सोचिए कि आपके पास हाथ नहीं था आप कितनी दिक्कतों का सामना कर। आप खुद पानी लेके नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते, आप कुछ भी लिख नहीं सकते, है ना, कोई भी चीज़ उठा नहीं सकते, रख नहीं सकते, धक्का नहीं, किधर हाथ का काम आप बहुत सारा है, ये सब दिक्कत होता है। तो हाथ के लिए भी क्या है, नकली हाथ आते हैं। लेकिन एक भी तरह पूरी तरह ऐसा नहीं है कि नकली हाथ आपका सब कुछ कर दे। और लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है, बराबर, कि ये नकली हाथ आपका सब कुछ करता ही हो। और उसके साथ आपको बहुत समस्याएं झेलनी होगी, आपको अपने हाथ के साथ एडजस्टमेंट करना होगा। तो इसीलिए ये हमने जो बताया कि आपके शरीर के जो अवयव हैं, बाह्य अवयव हैं, जो आपके काम करते हैं, देखने के, सुनने के, सूंघने के, सामान को उठाने के, पकड़ने के, आपको खुद एक जगह से दूसरी चलने के लिए जो अवयव हैं, आँख, नाक, कान और हाथ पैर, ये सब बहुत बचा करके रखना है। और ये जीभ जो है हमारी बोलने का काम करती है, स्वाद के अलावा बोलने का भी काम करता है। आपको पहले बोला कि जब आप सुनेंगे तो ही बोल पाएंगे, सुनेंगे नहीं तो बोल भी नहीं पाएंगे।
और कभी कभी किसी कारणवश दुर्घटनावश लोगों की जीभ ही आगे का कट जाता है। तब जीभ जब आगे का कट जाएगा तो जाहिर से वो कैसे बोलेगा, क्योंकि जीभ का अंदर मूवमेंट ही नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर के इन सभी अंगों की बहुत अच्छी तरह से क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। बराबर, देखभाल करेंगे तो ही आप सही रहेंगे। अब बात आती है कि क्या पैर कटने के बाद आप कुछ कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं क्या? तो परिसर के इस पार्ट में दिया है, अरुणिमा सिन्हा नाम की एक लड़की की कहानी दी गई है। और उस अरुणिमा सिन्हा के मैं आपकी एक वीडियो भेजूंगा इसके बाद, उसमें आप खुद उससे ही सुन लीजिए उसके साथ क्या घटना घटी और फिर उसने क्या काम किया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हम भेजेंगे, बस आपको मैं उसके बारे में सिर्फ 2 या 3 लाइन बताऊंगा। अरुणिमा सिन्हा एक उत्तर प्रदेश की लड़की थी। वह किसी काम से कहीं जा रही थी और उसने गले में सोने की चेन वगैरह पहन रखी थी और कुछ लुटेरे लोग आए उसको चेन को लेना चाहते थे और वह देना चाहती नहीं थी। इसके लिए क्या किया, लुटेरे लोगों ने उस लड़की को उठा करके जो है दरवाजे के बाहर फेंक दिया। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उसी समय दूसरी बगल की पटरी से दूसरी ट्रेन जा रही थी और फेंकने पर लड़की उस ट्रेन से टकराई और वह नीचे गिर गई। और उस टकराने में उसके पैर को इतनी चोट लग गई कि पैर उसकी पूरी तरह अलग हो गए थे। और रात भर वह, चूँकि ये शाम का समय था, और रात भर वह जो है वो ट्रेन के पटरियों के बीच पड़ी रही। और चूँकि वो इलाका ऐसी जगह था, शायद नज़दीक गांव वगैरह न रहा, कोई रात में पता भी नहीं पाया। वो चिल्लाती रही लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। दिन के जब उजाले हुए तो किसान वगैरह जब अपने कामों से जो बाहर जाते हैं उन लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दिया और लोग आए, लेके गए। तो उनका कुछ निर्णय ही नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि खून काफ़ी रात भर पैर कट चुका था, बह चुका था, बड़ी दिक्कत थी। लड़की का दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था लेकिन शरीर कुछ भी नहीं, उठने की हालात में नहीं थी, पैर कटे थे, कुछ भी नहीं। फिर वहाँ पर उसका जो है डॉक्टरों ने खुद अपने खून वगैरह दे करके जो भी ज़रूरत हो सकता है उसको बचाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के बरेली हॉस्पिटल से लोगों ने उसको दिल्ली भेजा। दिल्ली में काफ़ी दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चला और उसको एक पैर में रॉड लगाया गया, दूसरा पैर जो था नकली किया गया। और इसके बावजूद भी उसने अपने बल पर बाद में पर्वतारोहण किया, पर्वत पर जाने के, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हासिल किया महज 1 साल के अंदर। तो सोचिए कि बिना पैर पे पहाड़ों पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है। ये आपकी हिम्मत की बात है। तो हमने बताया, हम इसका भी वीडियो आपको भेजेंगे। इस तरीके से जो है मतलब ये शरीर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, और यदि इसमें किसी प्रकार का विकार आता है, कमियां आती है, दुर्घटना होती है, तो आपको क्या होता है, इससे ही आपको आगे बढ़ना होता है। तो हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने सीखा इस पाठ में हमारे बाह्य अवयव, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, हमने ज्ञानेंद्रियाँ सीखा। ये आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, इनसे हमको सूचना मिलती है। हमने समन्वय सीखा कि किस ढंग से किसी भी काम को करने के लिए कई सारे अंग मिलकर के काम करते हैं और इस समन्वय स्थापित करने का कार्य हमारा मस्तिष्क करता है। और यदि ये समन्वय स्थापित करने का मस्तिष्क न करे तो क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है। कभी आप कपड़े सीते तो आपको सुई चुभ जाती है, आप चाकू से सब्जी काटते हैं, आपने घर पे देखा होगा लोगों की उंगलियां कट जाती हैं। तो उसकी वजह यही होता है कि उनके शरीर के अंगों का ठीक से समन्वय नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। और ये जो हमारे इस शरीरों में किसी प्रकार की कमी आ जाए तो उनको दूर कैसे किया जाए, नकली सामान लगा के दूर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से पहले जैसे अवयवों की तरह तो काम तो नहीं कर सकते हैं। आपकी कमियां कुछ दूर की जा सकती है, लेकिन और दिक्कतों का सामना आपको फिर भी करना ही पड़ेगा। इसके अलावा स्वाध्याय में है जो है क्या है वो बता देता हूँ आपको कि इसमें जो दिया गया स्वाध्याय एक है, जैसे माँ ने सकीना से कहा भोजन के लिए दादाजी को बुलाओ। तो भोजन के लिए दादाजी को बुलाने का मतलब है, और सकीना के दादाजी को बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता है, तो सकीना दादाजी को कैसे समझाए कि खाना बन गया और चलिए आप खाइए।
तो जाहिर सी बात है कि सकीना क्या करेगी, अपने दादाजी के पास एक्शन ही करेगी, है ना, कि दादाजी इशारा करेगी चलिए, यानी खाइए। इसके सिवा और कोई चारा बत्ता नहीं है। और कुछ चीज़ें जैसे अभी खाना है बन गया है, थोड़ा सोचिए कल का दही है और जो है वो ख़राब हो गया है, खाने लायक रहा नहीं है, तो आप कैसे जानते हैं? तो जाए सूंघ करके, ये दही खराब हो गया तो उसमें दुर्गंध आएगी, इससे हम जानते हैं। दुर्गंध के अंदर कौन सा काम करता है? नाक। अब कुछ चीज़ें हैं उन रसोई घर में, उनका रंग कैसा है आप कैसे बताएंगे? हल्दी है, हल्दी का रंग क्या हो? पीला। कौन बताएगा? आँख। धनिया की पत्ती रंग हरा, आँख। पकी हुई मिर्च का रंग लाल, आँख। नमक का रंग सफ़ेद, आँख। कच्चा टमाटर हरा, ये कौन बताएगा? आँख बताएगा। और भी कुछ जानकारियाँ दी गई आपको, किन अंगों से पता चलेगा? अमरूद मीठा है, कौन बताएगा? जीभ। बाहर कोयल बोल रही है, कोयल बोलने की आवाज़ किससे? कान। सूरजमुखी के फूल पीले हैं तो आँख। अगरबत्ती की गंध अच्छी है तो नाक, सुगंध। औषधि यानी दवा कड़वी है तो जीभ बताएगा कड़वा है। और तौलिया, हम नहाने के बाद लगा दे, तौलिया खुरदुरा है तो कौन बताएगा? ये आपका स्किन। अभी आप गुल्ली डंडा खेलते हैं तो गुल्ली डंडा खेलते समय आपका कौन अवयव काम करता है? तो गुल्ली एक छोटी लकड़ी होती है, डंडे से पीटना होता, तो उसमें आँख से देखना होता कि गुल्ली कहाँ है, उस पर मारना है, और वहाँ हाथ काम करता है आपका। तो ये हाथ और आँख, गुल्ली डंडा के खेल में हाथ और आँख का महत्व होता है। मूंगफली के दाने को भूनते समय चाची ने अपने दोनों हाथों का उपयोग किस प्रकार किया है? तो मैंने पहले बोला मूंगफली के दाना भूनना है तो क्या करें, एक हाथ से आपको कस करके कढ़ाई को पकड़ना होगा सरसी के माध्यम से, और दूसरे हाथ से कौचिल से लेकर के घुमाना होगा। इस ढंग से आप काम कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों का क्या अर्थ है? तो ज्ञानेंद्रियों का अर्थ है कि ज्ञान देने वाली इंद्रियों को हम क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ज्ञानेंद्रियों से हमें कौन सी सहायता मिलती है? ज्ञानेंद्रियों से हमें जो होता है, किसी भी तरह की चीज़ों के बारे में, हम उसके रंग के बारे में, गंध के बारे में, आकार के बारे में, ये सब का हम पता लगा लेते हैं। हलचल में तालमेल होना आवश्यक क्यों है? हलचल माने किसी भी तरह के काम में आवश्यक क्यों है? तो आवश्यक इसलिए कि यदि काम को करने में ये तालमेल नहीं होगा तो वह दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि सब्जी काटते समय यदि आपके अवयवों में तालमेल नहीं है तो आपकी उंगलियां कट सकती है। ओके। और इस ढंग से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इसमें कर सकते हैं, और जो स्वाध्याय है इसे आप पूरा करके भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।